अब देखो, अब तो लाइव आ रहा है, इसका तो भी यहाँ से लाइव वो लाइव आ गया ना। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? Okay, thanks friends. Welcome to the session which was meant to further we have to interact with you impact of COVID-19. तो मैं आप लोगों से हिंदी में इसको मैं बात करूंगा। मैं पहली चीज़ तो दूसरा, मैं रेगुलर टीचर नहीं हूँ आप लोगों के लिए। आई में प्रैक्टिस्ड ब्यूरोक्रेट। बहुत सारी चीज़ें हमने फील्ड में देखी हैं। बुक्स के जो नॉलेज हैं, बुक्स के नॉलेज आप लोगों को मिल जाएंगे, और किताबों में बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें आपको कोविड के बारे में जब आप लोग बैठ के पढ़ेंगे तो वो डिटेल्स आपको मिलेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो इसके वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सर मैं आपको 5 मिनट थोड़ी देर में लगाऊं सर आपको? आपका यू फैमिली में हमारा एक लेक्चर चल रहा है 1 घंटे बाद। दे दो ना उसको, दे दो वहां पे गेट पे दे दो, गेट पे दे दो। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोविड का जो सेटअप जब चालू हुआ और कोविड के जो अराउंड नवंबर 19 के आसपास कोविड के सिम्टम्स जो है मिलने चालू हुए थे कि कोई कोरोना का कोई वायरस है, इसको डेडली है और ये फैल सकता है। उसके बाद फिर अलग अलग कंट्रीज़ में WHO ने एडवाइजरीज को जारी की। चाइना से कुछ प्रिकॉशंस आए कि कैसे फैलता है, क्या इसके एस्पेक्ट हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ये कंट्रीज़ में क्या लोगों को एडवाइस आई कि लोग मास्क लगाएं, N95 मास्क लगाएं। उसमें एक एयर का बबल वाला मास्क था, वो वाला मास्क इफेक्टिव है। जब ये चीज़ें आई उसी समय से आप लोगों ने अगर देखा होगा तो इकोनॉमी में जब कभी इस तरीके की नई चीज़ें आती हैं तो जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, जो इसके ट्रेडर्स होते हैं, वो फोरकास्ट कर लेते हैं कि किन चीज़ों की आगे ज़रूरत पड़ सकती है। उसी से में आप लोगों ने देखा होगा कि N95 मास्क जो है बनते बनते अचानक मार्केट से गायब हो गया, और N95 मास्क के ट्रेडर्स मिलने लगे। N95 मास्क के ट्रेडिंग का लोग काम चालू करने लगे। जिसको भी कोई और धंधा कर रहा था, हर आदमी अपने बिजनेस को स्विच करके N95 मास्क बनाने लगा। N95 मास्क की कालाबाजारी चालू हो गई। फिर गवर्नमेंट को जब लगा कि ये N95 मास्क ज़रूरी है, इससे कोरोना से लोग बच सकते हैं, एक समय ऐसा आया जब गवर्नमेंट ने N95 मास्क पे जो है इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को जानकारी में होगा कि दिसंबर जनवरी तक मास्क के बारे में काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की गई,
और लगभग फरवरी में रिस्ट्रिक्शंस चालू हो गए। फरवरी 2020 में चाइना की तरफ जाने वाले कुछ फ्लाइट्स पे यूएस ने सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाए, फिर इंडिया के भी फ्लाइट के रिस्ट्रिक्शंस चालू हुए और फाइनली मार्च में लॉकडाउन लगाना पड़ा। और लॉकडाउन लगाने के पीछे उस समय नोबडी वाज श्योर कि ये बीमारी क्या है, इसका ट्रीटमेंट पे क्या पैटर्न होगा या लॉकडाउन से करना क्या होगा। तो उस समय जो प्रोसीजर्स थी कि कोई भी कोविड पॉजिटिव कोई का किसी को सिम्टम आता था कोरोना का, वो टेस्ट कराता था, टेस्ट करके उसको जैसे ही पता चलता कोरोना है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर दिया और हॉस्पिटल में जो प्रोटोकॉल्स थे वो सारे लोग फॉलो कर रहे थे। तो इसका आप लोगों को जब आइडिया हो कि अचानक कोई चलती इकोनॉमी, अचानक कोई चलती गाड़ी को अगर सड़क पर बंद कर दिया जाए और वो गाड़ी कहीं किसी डायरेक्शन में जा रही हो, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जा रही हो, और उसके बाद अगर अचानक गाड़ी बंद हो जाए तो क्या क्या चीज़ें होंगी और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या आएंगे। कि जैसे कोई कंपनी से कोई माल प्रोड्यूस हुआ और किसी सप्लाई चेन में वो जा रहा था किसी इन्वेंट्री के लिए, अचानक लॉकडाउन हो गया, वो ट्रक वहीं पे हाल्ट कर दिया गया या फैक्ट्री से वो इन्वेंट्री निकलेगी नहीं, तो जहाँ उसको सप्लाई चेन में जहाँ उसको सिस्टम में जाना था वहाँ पे वो चीज़ पहुँचे नहीं, तो मार्केट में उस चीज़ की धीरे धीरे शॉर्टेज क्रिएट हो गई। जब शॉर्टेज क्रिएट हो गई तो प्राइस का एस्केलेशन होगा, प्राइस का एस्केलेशन होगा तो फिर उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर पड़ना चालू होगा। और किसी भी तरह के इकोनॉमी का जब इम्पैक्ट जब चालू होता है तो एक सर्टेन स्टेटा है जो 10 या 20% जो आप मान सकते हैं, जो टॉप टैक्स पेइंग फैमिलीज हैं उन लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत लेट आता है। सबसे पहला सीधा इम्पैक्ट पड़ता है गरीबों के ऊपर। ऐसा व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता है, शाम को जो उसको पैसे मिलते हैं उससे उसका परिवार चलता है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट उसको झेलना पड़ता है। जब सारा मार्केट बंद हुआ, सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, तो जो व्यक्ति डेली अपनी रोज़गार के लिए जो निकल के रोज़गार करके शाम को अपना रोजी रोटी कमाता था, लॉकडाउन जो बंद हुआ तो उसके लिए सबसे बड़ा जब संकट क्रिएट हुआ तो सरकार ने क्या इंटरवेंशन किया, उधर तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब आप रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो बेसिक जो ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान की, तो कपड़ा और मकान की तो लोगों के पास थे, लोगों पर रोटी नहीं थी। तो रोटी के लिए सरकार ने सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या किया गया कि हर व्यक्ति को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा, यानी उसके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 5 लोगों के हिसाब से 50 किलो उसको राशन मुफ्त दिया जाएगा, क्योंकि उसकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो चुकी थी। तो इससे 5 महीने पहले सरकार ने अनाउंस किया, 2 महीने के लिए, फिर इसको 5 महीने तक कंटिन्यू किया गया ताकि लोगों को रोटी का संकट नहीं हो। और रोटी का संकट नहीं होगा तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और घर से बाहर अगर नहीं निकलेंगे तो जो लॉकडाउन का एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। तो पहला इंटरवेंशन जब सरकार का सबसे पहले आया, सरकार ने ये किया। उसके बाद बहुत सारे आप लोगों को पता चला होगा कि जब मालूम है सरकार का लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरा बंद हो गया, और सरकार को जो टैक्स का रेवेन्यू जो आना था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, वो रेवेन्यू की इनकम सरकार को अचानक बंद हो गई। लेकिन जो जनता की ज़रूरतें थी, हॉस्पिटल के जो कोरोना का टेस्ट था, कोरोना का ट्रीटमेंट था, कोरोना से रिलेटेड जो दवाइयाँ थी, उन दवाइयों को लाने के लिए, उन पे खर्चों के लिए सरकार को पैसों की ज़रूरत थी। तो अब सरकार जब फैक्ट्रीज बंद हैं तो टैक्सेस ज़रूर है कि बिजनेसमैन नहीं दे पाएगा, तो उन चीज़ों को सरकार ने मेंटेन करने के लिए जो चालू किया, सबसे पहला मेजर सरकार ने लिया कि पैसा अभी रेडली कहाँ अवेलेबल है। तो आपको याद होगा MP लेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
लैंड एरिया डेवलपमेंट स्कीम, सांसद क्षेत्रीय विकास योजना। इसमें हर सांसद को हर साल 2 करोड़ रुपए मिलता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। वो पूरा पैसा सरकार ने फ्रीज कर दिया। वो पूरा पैसा 2022 तक फ्रीज है। पहले जितना भी 540 सांसदों के खाते का जो पैसा था वो सरकार ने सारा फ्रीज किया। वो सारा पैसा डंप किया गया इस काम के लिए, कोरोना से लड़ाई के लिए। ऐसे जो फंड्स इधर सरकार के ट्रेजरी में थे, वो सारे फंड सरकार ने इकट्ठा किया, फिर एक कॉर्पस तैयार हुआ। उस कॉर्पस के बेस पे सरकार ने प्लानिंग की कोरोना से लड़ाई के लिए। बहुत सारे अगर कोई शासकीय सेवा में आप लोग अभी जाएंगे, हम लोग शासकीय सेवा में हैं, हम लोगों को साल में 2 बार डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन पे में, पे के डीए में, डीए में अलाउंस में 2% 5% इंक्रीमेंट गवर्नमेंट देती है। वो गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए उसको फ्रीज कर दिया। यानी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को अगले 3 साल तक के लिए जो डीएनएस अलाउंस था सरकार ने फ्रीज किया, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन सैलरी का नहीं बढ़े। उस स्टेट गवर्नमेंट में आपको अगर याद होगा तो जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने राशनिंग दी थी, और 10 क्वेश्चन ओके, मैं और माइक पास करता हूँ, ठीक है, थैंक यू। तो दूसरा जो फिर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन लिया कि अब चूँकि फंड्स सरकार को रखना है, तो जो सबसे पहले किया कि कंस्ट्रक्शन के जितने भी गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट्स थे, सारे नए प्रोजेक्ट सरकार ने बंद किए। जो पुराने प्रोजेक्ट्स रनिंग मोड में थे, उन प्रोजेक्ट्स को सरकार ने कहा कि ये चालू रहेंगे। दूसरे, जब आप लोग ध्यान में रखें, अचानक जब चीज़ें कोई चीज़ बंद होती हैं, बट गवर्नमेंट के कुछ कमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। जैसे आप ही का ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया 31 मार्च को, और 24 मार्च को सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, ऑफिस बंद है, सारी चीज़ें बंद है। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर्ड है 31 मार्च को, तो आप 1 अप्रैल से गाड़ी कैसे चलाएंगे? हालांकि लॉकडाउन था, बट हाउ यू विल बी एंटाइटल्ड टू यूज दैट। तो उन कंडीशंस के लिए फिर सरकार ने बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए कि ये आपका लाइसेंस है फैक्ट्री चलाने का या किसी चीज़ के प्रोड्यूस करने का, एक एक्साइज का लाइसेंस है, कस्टम ड्यूटी का लाइसेंस है। अब ऑफिस सब बंद है, तो कोई ऑफिस खोल के उसको ये नहीं कह सकता इसका रिन्यू हम बाद में करेंगे। तो गवर्नमेंट ने सिंगल लाइन एक डिसीजन लिया और ये कहा कि इसकी डेट ऑटोमेटिकली 6 महीने बढ़ाई जाती है या 3 महीने बढ़ाई जाती है। इस तरीके के चीज़ें गवर्नमेंट ने लिए ताकि लोगों को पैनिक नहीं होना पड़े। तो ये जो एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब बंद हुई, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को, चूँकि घर में लोग बंद थे तो नेचुरली ज़रूरतें सीमित हुई। ज़रूरतें सीमित होने के बाद फ्लाइट के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, लोग फ्लाइट से नहीं जा सकते थे, ट्रेन के रिस्ट्रिक्शंस हुए। तो आप लोगों को याद होगा कि जब ट्रेनें बंद हो गई, लोग जहाँ जहाँ थे वहीं हेल्डअप हो गए। अब वहाँ जब हेल्डअप हो गए तो लोगों को उनके खाने पीने की व्यवस्था जहाँ थे वहीं की सरकारों ने किया। मेरी पोस्टिंग उस समय मुंबई में थी, मैं जॉइंट रेजिडेंट कमिश्नर था गवर्नमेंट का, और जिन स्टेट्स के लोग अलग अलग स्टेट्स में जो लोग थे, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी, उनके खाने पीने का इंतजाम की कोऑर्डिनेशन हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कर रहे थे। मध्य प्रदेश के जो लोग वहाँ थे उनका कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, यूपी के जो थे यूपी के अधिकारी कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। लेकिन 2 महीने तक कोऑर्डिनेशन का इशू ठीक तरीके से चलता रहा। अचानक फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को लगा होगा कि शायद उनके ऊपर ये बर्डन ज़्यादा बढ़ने वाला है, या कुछ पैनिक ऐसा क्रिएट हुआ कि पता नहीं ये कब तक कितना लंबा चलेगा। तो लोगों ने कोरोना के डरे बगैर वहाँ से माइग्रेशन चालू कर दिया। उस समय आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो लेबर क्लास थी, जो बाकी लोग थे, लोगों ने उन स्टेट से अपने गृह प्रदेश में जाना चालू कर दिया। पहले तो लोगों ने कोशिश की कि गाड़ियों से जाएं, गाड़ियों के लिए पासेस गवर्नमेंट ने देने मना कर दिया। ट्रैवल के कुछ ऑनलाइन सिस्टम डिवाइस किए गए, बहुत इमरजेंसी के लोगों को अलाउ किया जाएगा जाने के लिए।
तो लोगों ने फिर देखा कि गाड़ियों से पास की परमिशन नहीं मिल रही है, तो पैदल लोग चल दिए। और जब पैदल इतना लंबा लोग चले तो उसके बाद मीडिया में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी आई कि लोग 500-500 किलोमीटर पैदल चले, कोई साइकिल से चला गया, कोई ऑटो से चला गया, कोई स्कूटर से चला गया। ये सारी चीज़ें घटनाएं घटी और इकोनॉमिकली ये कोरोना की बीमारी बिल्कुल नई थी। कोरोना के बारे में हम किसी को नहीं पता था, गवर्नमेंट एजेंसीज को, इवन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी नहीं पता था कि इस बीमारी से निजात कैसे पाया जाएगा, ये कैसे सेटल होगी। सरकार इस तरीके से इस मेजर को निपटने के लिए हमारे पास कोई सेटअप नहीं था। आप लोगों को पता होगा जब ये कोरोना चालू हुआ तो कोरोना बीमारी को टेस्ट करने के लिए पूरे देश में एक ही लैब थी। पूरे पुणे में एक नेशनल वायरोलॉजी लैब है, आप लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ये वायरोलॉजी लैब बहुत पुरानी है और इंडिया की इवन ये वर्ल्ड फेम की लैब है, बहुत बड़ी लैब है और इसकी प्रोडक्शन क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो यही लैब थी पूरे देश में। जब भी कोई वायरस का इंफेक्शन होता था तो इसी लैब में वायरस का टेस्ट के लिए जाता है और ये लैब जो है टेस्ट के रिजल्ट बताते थे। तो अकेली सिंगल लैब थी। नेशनली गवर्नमेंट के पास चैलेंज था कि इतने सारे लोग कोरोना का अगर टेस्ट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कोरोना है किसको। अब जब तक कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो सकती है या स्पीड इसका बढ़ सकता है, तो इसलिए सरकार ने सबको लॉकडाउन में घरों में रखा और टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई गई। उस समय याद होगा कि ये अचानक जब ये जून जुलाई 2020 का जब टाइम आया तो टेस्टिंग कैपेसिटी लाखों में हो गई थी। मतलब उसके पहले हम लोग मुश्किल से 10,000 या 15,000 टेस्ट पर डे पूरे देश में कर पा रहे थे और उस कैलकुलेशन से लग रहा था कि 135 करोड़ लोगों को कोरोना अगर हुआ और 10,000 पर डे का टेस्ट करेंगे तो 5-6 साल तो लग जाएंगे कोरोना की टेस्टिंग में। लेकिन चैलेंज था, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया। लैब्स जो है बहुत सारी डाली गई, हर स्टेट्स में लैब आई। पहले स्टेट हेडक्वार्टर्स में लैब हुई, फिर प्राइवेट लैब्स को गवर्नमेंट ने प्लांट किया और धीरे धीरे टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ते बढ़ते सरकार की ये समय जून जुलाई तक टेस्टिंग कैपेसिटी जो है 10-15 लाख के ऊपर टेस्टिंग कैपेसिटी डेवलप होगी। उसके बाद धीरे गवर्नमेंट को ये पता चला कि स्प्रेड कितना है और ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कोविड का इम्पैक्ट आप लोगों को हो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या किया। उस समय जो गवर्नमेंट सबसे पहला जो मेन कंट्रीज हैं, चाहे यूएस हो, चाइना है, जापान है और जर्मनी है, बांग्लादेश है, सार्क कंट्रीज हैं। सार्क कंट्रीज के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहला लाइव डिस्कशन किया। उन लोगों के साथ कोविड के इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया। ऐसे ही डिफरेंट जो है पॉलिटिकल लीडर्स से उनको ऑनलाइन यूज़ करने के लिए ये इनिशिएटिव इंडिया ने ही चालू किया था। टेक्नोलॉजी का इससे बढ़िया एग्जांपल और कोई नहीं हो सकता कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष ऑनलाइन और लाइव आप जुड़े हैं, लाइव बात कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात कर रही हैं तो वो लाइव नहीं हो सकती। वो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। टेलीफोन कब करना है, अपॉइंटमेंट होगा, टेलीफोन में क्या बातें करनी पहले से डिसाइडेड रहती हैं। ऑल इज डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल थे उनके लिए, लेकिन कोविड की वजह से इस प्रोटोकॉल को सारे जो स्टेट्स के हेड्स थे उन लोगों ने प्रोटोकॉल को ब्रेक किया और सब लोग एक साथ, चूंकि ये पेंडेमिक था, पूरी दुनिया के लिए खतरा था, सब लोगों ने मिल के इस टेक्नोलॉजी के उस पर काम करके आमने सामने बैठे लोग और लोगों ने रणनीति डिसाइड की कोरोना से हम लोग कैसे निपटेंगे। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग पढ़ते थे उस समय कंप्यूटर्स, आई थिंक 80s में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, पर्सनल कंप्यूटर्स। उसके पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे जो लैब वगैरह में, बट पीसी जो इंट्रोड्यूस हुए, सबसे पहले पीसी इंट्रोड्यूस किया बैंकिंग सिस्टम में। और बैंक में जब कंप्यूटर प्लांट किया गया तो उस समय बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल की।
नेशन वाइड हड़ताल हुई, साहब ये कंप्यूटर आएगा, टेक्नोलॉजी हमारी उसमें जा रही है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट को बहुत लेवल पे सोचना पड़ा कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर होगा तो लोग बेरोजगार होंगे, लोग जुड़े रहेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन आज 80 में ये बात थी, और 2020 में चीज़ें क्या हुई, अगर ये 40 साल में चीज़ें प्लांट नहीं हुई थी और कोरोना 80 के दशक में अगर आया होता, जब कोई कंप्यूटर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई इंटरनेट, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप नहीं हुआ होता, तो चीज़ें कैसे कंट्रोल होती। तो धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी का जो जितना बेहतर इस समय इस्तेमाल कोविड से हुआ, और ये लकीली अनलकीली हम लोगों को कोरोना से फेस करना पड़ा, और लकी इस मामले में कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, और उस टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने ही फ्री छोड़ा लोगों को। पहले अगर आपको 2020 में, 2015 में, 2002 में अगर आप सोचते कि किसी सरकारी कार्यालय में आप एक ईमेल भेज दीजिए और ईमेल भेजने से आपका काम हो जाए, तो उस समय आप ईमेल में, अगर हम लोग सरकारी में भी अगर ईमेल भेजते थे किसी को, तो ईमेल पे एंटरटेन नहीं होता था, क्योंकि उनको साइन पेपर चाहिए। जब तक आप कोई एप्लीकेशन साइन करके आप नहीं देंगे तब तक कोई एंटरटेन नहीं होते थे। और अब देखिए कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ, आज टेक्नोलॉजी कहाँ है कि अब आप सिंपली एक मेल भेज दीजिए, और मेल की भी जरूरत नहीं है, आज तो आप केवल ट्वीट कर दीजिए, ट्वीट करिए और पीएमओ और चीफ मिनिस्टर या किसी अधिकारी को टैग करिए, उस ट्वीट पे आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी निश्चित ही कोविड की इकोनॉमिक इम्पैक्ट को कवर करने में काफ़ी लाभदायक साबित हुई है। अब हम लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं, कोविड से कौन कौन से सेक्टर इकोनॉमी के जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो अब अगर आप लिस्टिंग देखेंगे तो कोविड से सबसे पहला जो सेक्टर प्रभावित हुआ, टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मार्च में लॉकडाउन लगा, अप्रैल मई जून ही मैक्सिमम टूरिज्म का इंडिया में माहौल रहता है, बच्चों की छुट्टियां रहती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो लोग प्लान करते हैं। सारे ट्रेवल के जितने भी प्लान्स थे, सारे प्लान्स कैंसिल हुए। अब एयर कनेक्शंस, ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस, कितने सारे टैक्सी, कितने सारे ट्रेवल्स, उनके लाखों करोड़ों की जो बुकिंग थी अचानक कैंसिल हो गई। फिर टूरिस्ट प्लेसेस पे जो होटल्स थे, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, इन होटल्स की जो बुकिंग थी वो सारी कैंसिल हुई। तो आइए, टूरिज्म सेक्टर में बिजनेस के लोग भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा इसमें रोजगार मिलता है लोगों को। अचानक ये सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर रहा, टूरिज्म सेक्टर रहा। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। निर्माण कार्य, बहुत सारी बिल्डिंग्स का जगह जगह हो रहा था, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, भवनों का निर्माण, इलेक्ट्रिसिटी के काम हो रहे थे, बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, सारे अचानक ब्रेक लगाने पड़े, सब बंद कर दिए गए। और निश्चित ही लोगों का फंड लगे हुए थे, लोगों के पास जो लाइबिलिटीज थी, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर बैंक से उसने लोन लिया था, लोन की किस्तें उसको भरनी थी, वो काम उसका चल नहीं रहा था। तो ये दो सेक्टर अगर आप देखेंगे तो ये दो सेक्टर बहुत बैडली इफेक्टेड हुए। और इसके बाद फिर जो है जो तीसरा सेक्टर अगर आप उसको कहेंगे जो इफेक्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितनी भी फैक्ट्रीज थी, सारी फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई, प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई। एक समय ऐसा आया था कि मारुति कंपनी इसलिए बंद करनी पड़ी कि मारुति कंपनी में जो है कार खरीदने वाला अगर कोई नहीं है तो कार का प्रोडक्शन करके क्या करेंगे लोग। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिनमें डिमांड नहीं बची थी, जिनमें कोई प्रोसीजर नहीं था, तो कंपनी, कोई भी कंपनी उसको प्रोड्यूस करके करती क्या। फिर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, फ्यूल कंजम्पशन। गाड़ियाँ नहीं चली तो लोग, आपने देखा होगा कि फ्यूल कंजम्पशन अचानक घट गया। पेट्रोल की कीमतें भी शायद उस दौर में काफ़ी कंट्रोल में रहीं। तो फिर तीसरा जो आया, गवर्नमेंट की
की जो इनकम थी, पहले मैंने चर्चा की गवर्नमेंट की बहुत सारी इनकम के जो सोर्सेज हैं, टैक्सेस। नॉर्मली जो टैक्सेस हैं अप्रैल में ड्यू हो जाते हैं और अप्रैल में से टैक्सेस आने चालू हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पॉकेट में टैक्सेस आना बंद हो गए। टैक्सेस आना बंद हो गए तो जो कमिटेड एक्सपेंडिचर सरकार के थे, कमिटेड एक्सपेंडिचर वो होता है जो किसी भी हालत में उस खर्चा करना ही पड़ता है। कई बार कुछ कमिटेड एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कि भले ही आपके यहाँ प्रोडक्शन है लेकिन आपको बाहर के देशों से माल खरीदना पड़ेगा। तो वो रिस्ट्रिक्शन जो कि सरकार के पास इनकम कम हुई तो वो भी हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे वो भी कहीं ना कहीं हमारा कट हुआ। फिर आप लोगों को याद होगा कि चाइना के साथ ट्रेड का टेंशन हुआ। चूंकि चाइना माना जा रहा था उस समय कि चाइना एक कोविड वहाँ से वुहान के लैब से उनके फैला हुआ है और चाइना ने कोई केमिकल वार क्रिएट किया है और चाइना शायद पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। उस समय जो रिप्रेजेंटेशंस आ रहे थे कि कोरोना इंडिया में तो फैला, दुनिया में सब जगह फैलेगा, चाइना में नहीं है। उस समय ये पूरा माहौल बना हुआ था कि चाइना शायद कोई केमिकल वार लड़ रहा है जिसकी वजह से पूरे देश की सब जगह इकोनॉमी बंद रहेगी और धीरे धीरे चाइना कब्जा कर लेगा। उस समय फिर चाइना के साथ बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस किए गए। बहुत सारे, अगर आपको याद होगा, चाइनीज बहुत सारे ऐप गवर्नमेंट ने मतलब 150 ऐप बंद किए गए। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो चाइना और बाकी लोग यहाँ के इंडिया का डेटा चुरा रहे थे या इंडिया का डेटा का सर्वे कर रहे थे, वो सारा बंद किया गया। तो ये धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ रही थी गाड़ी और हम लोग ये लग रहा था कि शायद ये कोरोना धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा और कोरोना कंट्रोल हुआ भी था। अक्टूबर नवंबर तक बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की लाइन में आ गई थी। बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक लॉकडाउन खोल दिया गया था। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 तक लॉकडाउन करते करते एक्टिविटीज़ खोली गई और धीरे धीरे पटरी पे थी। लेकिन दुनिया के बाकी देशों में दूसरी लहर आ चुकी थी और हम लोग सोच रहे थे कि शायद इंडिया में दूसरी लहर नहीं आएगी क्योंकि पहली लहर हम लोगों ने बहुत इफेक्टिवली हैंडल कर लिया था। तो ये था कि दूसरी लहर शायद नहीं है और लापरवाही बढ़ती गई और मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया और जो कोविड का जो प्रोटोकॉल जो बिहेवियर थे वो लगाना लोगों ने बंद कर दिया। पार्टियां करने लगे लोग, टूरिज्म सेक्टर पूरा खुल गया, हॉस्पिटलिटी सेक्टर खुल गया, तो यहाँ पे लोग घूमने बहुत लगे। फिर आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो ये जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पन्ना में हूँ, पन्ना में भी कोरोना कुछ समय के लिए, अगर मैं मान चलता हूँ, नवंबर दिसंबर में केसेस हमारे पास बहुत नेग्लिजिबल आ रहे थे। कभी 0 होते, कभी 1 केस या कभी 2 केस। लेकिन जनवरी से केसेस बढ़ने चालू हो गए थे, 1-2 केसेस पर डे जो है आ रहे थे और मार्च में ये केसेस हमारे फिर बढ़ के संख्या इनकी 8 या 10 या 5 या 6 इस तरह के केसेस हम लोगों के बढ़ने चालू हो गए थे। और रिस्ट्रिक्शंस, लोग चूँकि मास्क पहनना भूल गए थे, मास्क लोग पहन नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने जब यहाँ पे जिले में मुहिम चालू की, हम लोग खुद सड़क पर जा कर लोगों को अपने हाथ से मास्क पहनाते थे। मास्क पहनाया लोगों को फिर ये भी कहा कि मास्क नहीं तो बात नहीं, अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उससे हम लोग बात नहीं करेंगे। कोई भी सरकारी अधिकारी से आप मिलोगे मास्क बगैर पहने तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। बहुत सारे पॉलिसीज़ लागू करते करते आप लोग अप्रैल का पूरा सीन आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल में कैसे अचानक पूरा बंद हुआ। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट चूँकि पिछले लॉकडाउन के साथ बहुत सारे चीज़ों में वो उन्होंने सोचा था शायद पूरे कंट्री वाइड लॉकडाउन से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, लोगों का पलायन होता है, बहुत सारे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया कि पूरे देश में कंट्री वाइड लॉकडाउन नहीं होगा। जिस स्टेट में जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा वो स्टेट अपने अपने लेवल पे लॉकडाउन करेंगे। तो मध्य प्रदेश में अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही लॉकडाउन हम लोगों ने चालू किया। पहले हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में बंद किया, शहरी क्षेत्र में चूँकि मूवमेंट ज़्यादा होता है तो शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन किया, एक्टिविटी बंद की। धीरे धीरे फिर हम लोगों ने पूरा
जिला लॉकडाउन पे अप्रैल के सेकंड वीक में पूरा जिला लॉकडाउन करना पड़ा। और ये आपको ध्यान होगा तो 15 अप्रैल से लेके मई के 6-7 मई तक का जो पीरियड था, कोरोना का पीक पीरियड था वो। तो पीक पीरियड ऐसा था कि हॉस्पिटल्स में सारे बेड खत्म हो गए, ऑक्सीजन की जगह जगह क्राइसिस बढ़ गई, और बहुत सारे जो दवाएं थी, जो दवाएं कोरोना के इस्तेमाल में होती थी, वो दवाएं मार्केट से अचानक गायब हो गई। निश्चित ही दवाएं बनने की फैक्ट्रियां नहीं बंद हुई थी, डिमांड बढ़ रही थी तो दवाएं सप्लाई में थी, लेकिन जो ब्लैक मार्केट थे, जो होल्डर्स थे, लोगों ने होल्डिंग चालू की और उसका मिसयूज चालू हुआ। तो ये एक जो जब भी कोई इस तरीके की क्राइसिस होती है और जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी एक मानसिकता होती है पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की, तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है पड़ता है। और ये हम लोगों ने सबने देखा होगा। फिर अच्छी बात ये थी कि ऑक्सीजन के मामले में जब ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई और गवर्नमेंट को लगा कि अब ऑक्सीजन ऐसी चीज़ थी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ऐसी नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती हैं। तो ऑक्सीजन जो कमर्शियल ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती थी, मैक्सिमम फैक्ट्रीज या तो गुजरात में थी या साउथ के स्टेट्स में थी, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा में। उन जगहों से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी बहुत बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए। और आप लोगों को याद होगा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस सरकार ने चलाई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए रेलवे की पटरी में पूरा ग्रीन कॉरिडोर उनको बनाया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस नहीं की होगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में, अगर ट्रेन आपने देखी हो ऑक्सीजन एक्सप्रेस की, तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस में चूँकि ऑक्सीजन सप्लाई जा रही थी और ऑक्सीजन टाइमली वहाँ पहुँचे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें 2-3 इंजन लगे हुए थे। उसमें रेल का इंजन लगा हुआ था, डीजल इंजन भी लगा हुआ था। रेल का इंजन इसलिए लगा हुआ था फास्ट चले, लेकिन डीजल इंजन इसलिए लगाया था अगर कहीं पे पावर ट्रिप हो गया, अगर कहीं पे रास्ते में कोई और प्रॉब्लम हो गई तो डीजल इंजन उस ऑक्सीजन को खींच के वहां तक पहुंचाएगा जहाँ के लिए जाना हो। और बीच में ये भी देखा होगा कि 2 डिब्बों के बीच में एक डिब्बा छोड़ के एक डिब्बे पे ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरे पे नहीं था। तो बहुत सारी साइंटिफिक तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया गया। फिर मध्य प्रदेश में हम लोगों को ऑक्सीजन का भी, हमको भी चैलेंज था। हम चूँकि लैंड लॉक्ड स्टेट हैं तो हमारे पास भी ऑक्सीजन का चैलेंज था। ऑक्सीजन के भरे सिलेंडर आते थे। अब वही ट्रक खाली सिलेंडर लेके 12 घंटे में अगर भड़ोल पहुंचेगा या उड़ीसा कहीं पहुंचेगा तो उसको टाइम लगता था। तो हम लोगों ने फिर उसको इंडियन एयरफोर्स से बात करके खाली सिलेंडर को बाई एयर लिफ्ट करके उन फैक्ट्री में पहुंचा जहाँ सिलेंडर फिर से भर के आ सकते थे। यानी 12 घंटे में या 13 घंटे में 18 घंटे में सिलेंडर हमारे पास भरा हुआ आता था। उसको हम लोग खाली करते थे। खाली करने के बाद वो सिलेंडर हमारे इंदौर से वहाँ से एयरलिफ्ट होता था, यानी एयरलिफ्ट और खाली सिलेंडर फैक्ट्री में 1 घंटे पहुँच जाता था। ये सारे साइकिल्स हम लोगों ने किए। पन्ना में मैं कंपैरेटिवली लकी रहा कि हमको ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं हुई। बस क्राइसिस क्यों नहीं हुई उसके पीछे मैंने जो लास्ट ईयर जब कोरोना का पूरा सिम्टम देखा था, उस समय भी लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में ऑक्सीजन की क्राइसिस थोड़ा सा थी कि ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रही थी। हमारे पन्ना जिले में एक ऑक्सीजन की प्राइवेट फैक्ट्री थी जो 2 साल से बंद पड़ी थी। हमने सोचा कि अगर ऑक्सीजन हमारे ज़िले में अवेलेबल है, फैक्ट्री हमारी चालू हो रहनी चाहिए। फैक्ट्री मालिक को हमने कन्विंस किया, उनको बहुत सारे लालच दिए, हमने उनको बहुत सारा सपोर्ट दिया और वो फैक्ट्री हमने चालू कराई। अक्टूबर में हमारी फैक्ट्री चालू हो गई थी। और जब इस साल की क्राइसिस क्रिएट हुई तो मैं अकेला ज़िला था मध्य प्रदेश का जिसको हमें ऑक्सीजन किसी से मांगनी नहीं पड़ी। हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी और हमने उस ऑक्सीजन प्लांट से पन्ना के पड़ोसी 7 जिलों को भी ऑक्सीजन हमने सप्लाई किया। उनको जब क्राइसिस थी तो उनको हमने भी ऑक्सीजन दी। तो ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज था कि अगर आपने फोरकास्टिंग नहीं की कि आपको क्या रिसोर्सेज आपको 10 दिन बाद लगेंगे या 5 दिन बाद लगेंगे, वो रिसोर्सेज आप कहाँ से इसको प्रोक्योर करेंगे, तो क्राइसिस होती है। और जब किसी चीज़ से क्राइसिस क्रिएट होती है तो उसका मिसयूज बढ़ जाता है।
अगर ऑक्सीजन की क्राइसिस है तो एवरीबडी वांट्स टू स्टोर दैट ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऐसे ही चाहे दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भले ही बुखार नहीं हो, भले ही लोगों को जुकाम बुखार नहीं था या कोरोना का कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन हर आदमी ने एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल और आइवरमेक्टिन और फेविक्विक की दवाएं बाजार से बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीद के घर में रख ली या लोगों ने खाना चालू कर दिया। तो ये इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट था, ये भी एक इम्पैक्ट है कि होर्डिंग चालू हो गई, चीज़ों का ओवर कंजम्पशन बढ़ गया, जिनकी वास्तव में ज़रूरत नहीं थी वो लोगों ने स्टोर करके रखना चालू कर दिया। फिर ऐसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में आया। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोगों ने खरीद के एयरलिफ्ट करके मंगाया, जगहों पहुंचाया। पन्ना में हम लोगों ने स्टॉक पर्याप्त रखा, कभी हमने दोनों चीज़ों क्राइसिस नहीं होने दी। उसका एक नतीजा था कि दूसरे जिलों से भी लोग मरीज अपने डिस्चार्ज करके पन्ना में ला के एडमिट कराया, लोगों ने बोले पन्ना में क्राइसिस नहीं है। तो जब भी कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो इकोनॉमी नेचुरली कोलैप्स करती है, और ये भी एक कोविड का एक इम्पैक्ट था कि अनप्रेसिडेंटेड बिहेवियर था, और कोविड अचानक इतना स्प्रेड हुआ तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं से अफेक्ट हुई। चीज़ें चूँकि मार्केट में सप्लाई कम थी तो चीज़ों की प्राइसिंग बढ़ गई। लेकिन एक अच्छा सेक्टर जो नेगलेक्टेड सेक्टर था ड्यूरिंग कोविड के पहले, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हम लोगों में से बहुत कम लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी लोग नायका, आइकिया, जो ऑनलाइन के जो मार्केट प्रोडक्ट्स के जो सेल थी, ऑनलाइन मार्केटिंग में हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग सोचते थे शायद ऑनलाइन सामान मंगाएंगे तो महंगा मिलेगा या क्वालिटी ख़राब होगी या चीज़ें ऐसी होंगी। लेकिन कोविड का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट की वजह से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऑनलाइन ई कॉमर्स बहुत बढ़ गया। अब आदमी को मालूम था कि वो जा नहीं सकता घर के बाहर, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया तो आपको ऑनलाइन सुविधा आपको घर बैठे मिल जाएगी। मुझे याद है कि मैंने दिल्ली में 3-4 महीने लॉकडाउन में जब हम लोग रहे थे तो हेयर कट के लिए हम लोगों ने सोचा हेयर कट कहाँ से कराया जाए, तो हमने ऑनलाइन स्लॉट बुक किया, और वो स्लॉट बुक किया 3-4 बार बुक करने के बाद 5वीं बार स्लॉट होकर नेक्स्ट डे जो उनका हेयर कट का हेयर स्टाइलिस्ट जो आया, उन्होंने ही केम विद ऑल प्रिकॉशंस। घर पे घंटी बजाने से पहले उसने अपना हाथ सैनिटाइज किया, ग्लव्स पहने उसने, फिर ग्लव्स के बाद उसमें शूज़ में उसने अपने जो भी है शूज़ कवर पहने, अपने पूरे बॉडी को, अपने पूरे सामान को सैनिटाइज किया। ये सारे करके बाद और सारी चीज़ें वो लेके आया था। जैसे अगर आप हेयर कट कराने जाए तो शीशा एक जरूरी है, तो शीशा भी लगाने के लिए स्टैंड लेके आया फोल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें अचानक डिमांड आई तो अचानक लोगों ने अपने को बहुत जल्दी कस्टमाइज़ कर लिया। तो ये इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है, या कभी भी जो इससे लर्निंग है हम लोगों की कि कभी भी अगर कोई इस तरीके के बिहेवियर आता है तो इकोनॉमी और ये सारी चीज़ों को तत्काल नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी हमेशा इस एडॉप्शन में बहुत बड़ी सहायक बनी है कोविड में, और इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो ऑनलाइन जो बिजनेसेस ऑनलाइन थे वो सारे बिजनेसेस बहुत अच्छी तरीके से चले। जो लोग ऑनलाइन नहीं जा पाए उन लोगों को दिक्कत हुई। फिर बाद में कुछ दुकानदारों ने होम डिलीवरी चालू की। जो किराना की दुकानें हैं बंद है, ऑनलाइन तो उनको कोई ऑर्डर दे नहीं सकता। उन लोगों ने फिर उनको अगर आप फ़ोन करो तो पहले तो था कि आप 400-500 का सामान मंगाएंगे तब भेजेंगे होम डिलीवरी, लेकिन बाद में जब क्राइसिस थी तो एवरीबडी बोले आपको जो मंगाना हो मंगा लीजिए, और आपको ऑनलाइन होम डिलीवरी, टेलीफोन डिलीवरी सब लोगों ने चालू कर दिया। तो ये चीज़ें थी जो कोविड के जो इम्पैक्ट थे। बाकी जो और जो बातें अगर आपसे शेयर की जाए तो गवर्नमेंट ने कोविड के निपटने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस जो सरकार ने डील करने के लिए मेजर्स लिए, अगर आपको याद होगा उस समय आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर की डेली जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग, सॉरी मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया था।
तो अगर आप लोगों को याद होगा तो एक मिनट, सबसे पहले आरबीआई जो पॉलिसी लेके आया था कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएसआर और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के गुड्स का रियलाइजेशन का जो टाइम था सरकार ने 15 महीने बढ़ाया। टर्म लोन्स पे 3 मंथ्स का मॉरिटोरियम दिया। बैंक से डिविडेंड्स उन्होंने अनाउंस किए। रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे नाबार्ड है, चाहे सिडबी है, चाहे एनएचबी है, इनको रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की सरकार ने। फिर लोअरिंग ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो सरकार ने घटाया ताकि लिक्विड मार्केट में पैसा बना रहे। फिर डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन सरकार ने दिए। एसईजेड यूनिट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो सरकार का विवाद से विश्वास स्कीम सरकार ने लॉन्च किया कि कोई टैक्सेस के बारे में अगर कोई किसी को सेटल करना है, कहीं पर पुराने नहीं हो पा रहे हैं, तो विवाद से विश्वास करके सरकार ने स्कीम चलाई। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर आपको मालूम होगा कि जो सबका विश्वास स्कीम चलाई इन्होंने टैक्स पेयर्स के लिए, कि जो टैक्स जमा करने की जो डेडलाइन थी वो सरकार ने 31 मार्च से बढ़ा के 30 दिसंबर कर दिया। जीएसटी रिटर्न बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे चीज़ें जो खुली। फिर अगर आपको याद होगा कि पहले जब बैंक से पैसा निकालने में, दूसरे बैंक से पैसा निकालने में चार्जेस लगते थे, तो एक बहुत छोटा सा इंसेंटिव था, लेकिन वो सरकार ने कहा कि डेबिट कार्ड होल्डर किसी बैंक से पैसा निकाल सकते थे, मुझे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट का पूरा वेवर दिया गवर्नमेंट ने। पीएम केयर्स फंड उसी समय लॉन्च किया गया, और पीएम केयर फंड गवर्नमेंट ने उस समय ये नहीं बताया था गवर्नमेंट को देता था, एटलीस्ट में पूरा 100% उसको एग्जेम्पशन था। और ये बाद में आपको याद होगा कि ये पीएम केयर फंड से अभी लेटेस्ट जो सरकार ने कोविड के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया है, बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। सरकार ने पीएम केयर फंड से चालू किया। फिर अगर आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने किसान रथ चालू कराया कि फार्मर्स के जो प्रोड्यूस हैं, जो उनको मजबूरी में लोकल उसमें बेचने पड़ते थे, उसमें प्रॉपर प्राइस मिले, इसके लिए फिर वो किसान रथ के माध्यम से ट्रेन के थ्रू किसान एक्सप्रेस चला के उनके प्रोडक्ट्स को अलग अलग स्टेट्स में बेचने की व्यवस्था की। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो चालू की उस समय, इसमें 1.7 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने दिया, और हेल्थ वर्कर को 50 लाख का इन्होंने उस समय इंश्योरेंस का कवर दिया। अगर ड्यूरिंग ड्यू टू कोविड कोई हेल्थ वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर सरकार ने दिया। 5 किलो गेहूं और 1 किलो 5 किलो गेहूं और चावल, 1 किलो दाल 3 महीने के लिए सरकार ने अप्रैल से जून 20 में अनाउंस किया। बाद में इसको अक्टूबर तक कंटिन्यू किया। उसको बढ़ा के 202 रुपये किया। इस तरीके के बहुत सारे चीजें होंगी। गैस सिलेंडर 8 करोड़ गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए फ्री दिया अंडर उज्ज्वला स्कीम। आप इसको पढ़ेंगे तो डेटा आपको बहुत सारा आपको मिल जाएगा अपने नोट्स बनाने के लिए और पढ़ने के लिए। रेलवे मिनिस्ट्री ने फिर अपने पद किए। पेट्रोलियम गैस में भी इन्होंने बहुत सारे एमपी स्कीम का
ने फाइलिंग की तारीख बढ़ा दी तो स्टेट्स के पास पैसे नहीं थे, तो उस डिज़ास्टर फंड से सरकार ने स्टेट्स को पैसे दिए और फिर लोगों ने इसको स्टेट्स की जो इकोनॉमी थी थोड़ा सुधरी। जब माइग्रेंट लेबर ये लोग ज़्यादा मूवमेंट चालू हुआ तो सरकार ने नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया और उससे इन लोगों ने ट्रैकिंग की कि जो लेबर जहाँ जहाँ मूव कर रही है, कहाँ जा रही है, अगर वो मूव करके चली गई तो उसको जहाँ जाएगी उनको रोजगार की व्यवस्था होगी। तो नरेगा में जगह जगह रोजगार खोलने के लिए स्टेट्स ने इसको चालू किया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग जाएंगे तो क्या क्या इन लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक बनाया है, उन्होंने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का इन्होंने प्रमोट करने के लिए किया। और मिशन कोविड सुरक्षा एक चालू के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने स्वस्थ वायु करके इन्होंने बाईपैप सिस्टम बनाया, पोर्टेबल वेंटिलेटर बाईपैप जो बनाया था CSI ने। तो आप लोगों को ध्यान होगा इस बार सेकेंड वेव में काफ़ी वो बाईपैप यूज हुआ, जिनका भी ऑक्सीजन लेवल तत्काल गिर जाता था, बाईपैप सिस्टम लगा के इन्होंने उसको कंट्रोल किया। DRDO बेसिकली जिस काम के लिए बनाया गया था, पर DRDO ने अपने रोल को पूरा मॉडर्नाइज किया। DRDO आपको पता है उस समय हैंड सैनिटाइजर, PP किट, AV ब्लास्टर, जर्मी क्लीन, इवन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बनाना इन लोगों ने चालू कर दिया, जबकि DRDO इस काम के लिए नहीं बनाया था। तो गवर्नमेंट के जितने भी PSUs थी, सब PSUs को डाइवर्ट किया गया कि आप लोगों को अपना प्रोडक्शन लाइन बंद करके आपको इन सब चीज़ें का प्रोड्यूस करना है, ताकि कोविड से रिलेटेड इन चीज़ों को खरीदने के लिए सरकार को अलग से कोई पैसा नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़े। तो इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए ये भी लोगों ने किया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने स्वास्थ्य के सिपाही जनधनी जब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में उन्होंने खोले और बहुत सारी जो दवाएं कोविड की दवाएं बाकी अगर कहीं नहीं मिल रही थी तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे जरूर मिल रही थी। फिर एक आत्मनिर्भर अभियान सरकार ने चलाया, क्योंकि ये मालूम था कि अब ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक ये बहुत दिन तक ये चलेगा और ये पुराना जो हिस्ट्री कहती है कि कोई भी पैंडेमिक बदलने में 4 से 5 साल लगता है। तो अभी ये कोविड जो 2019 से चालू हुआ है, आप सब लोग के उसके लिए पुराना है, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अभी कोविड ही अगले 2 साल तक और रहेगा है। उसके लिए सरकार के पास चैलेंज था कि बहुत सारी चीज़ें हम विदेशी उस पर हम निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर अभियान चालू किया। और आत्मनिर्भर अभियान में इन्होंने 5 सेक्टर पे कंसंट्रेट किया। MSMEs का बिजनेस कैसे बढ़ेगा उसके बारे में कंसंट्रेट किया। पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स और फार्मर्स के बारे में सरकार ने कुछ स्कीम लॉन्च की। एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट लॉन्च की। न्यू होराइजन्स ग्रोथ के लिए सेक्टर में सरकार ने कहा। और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड इनेबलर्स 5 सेक्टर में गवर्नमेंट ने वर्क करना चालू किया। और बिजनेस इंक्लूडिंग MSEs में 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन किया सरकार ने। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन सरकार ने बदल के माइक्रो और स्मॉल और मीडियम में माइक्रो का 25 लाख से कम, स्मॉल MSME 5 करोड़ से कम और मीडियम 10 करोड़ से कम, इस तरीके की MSME से क्लासिफिकेशन सरकार ने किया। सर्विस सेक्टर का भी क्लासिफिकेशन किया गया पहली बार। तो इससे जब आपने इन्वेस्टमेंट के लिमिट वहाँ पे बना दी कितना इन्वेस्टमेंट होगा तो इस कैटेगरी का होगा, तो उसके बाद उस सेक्टर में लोगों ने रुचि दिखाना चालू किया कि इस सेक्टर में अब सरकार हमको छूट देगी, तो वहाँ पे लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हुए। पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स और फार्मर्स के लिए था, जब सरकार ने कहा 3 महीने का लोन मोरेटोरियम दिया गया। फार्मर्स को किसान क्रेडिट पे एडिशनल क्रेडिट प्रोवाइड की गई। एग्रीकल्चर में भी ऑपरेशन ग्रीन को बढ़ाया गया। टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो तक था ऑपरेशन ग्रीन, लेकिन इसको ऑल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए बढ़ाया गया ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अपना वो प्रोडक्शन बढ़ाएं। न्यू होराइजन्स ऑफ ग्रोथ में कोल सेक्टर, मिनरल माइनिंग सेक्टर और डिफेंस सेक्टर,
इसमें एफडीआई लिमिट बढ़ाई डिफेंस सेक्टर में 49% बढ़ा के 74% किया। और मिनरल माइनिंग सेक्टर में और बॉक्साइट और कोल मिनरल बॉक्स का जॉइंट ऑक्शन किया ताकि जो है एल्युमिनियम इंडस्ट्री कम्पिटिटिव बढ़ाई जाए। फिर गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स आए, उन्होंने हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। एजुकेशन सेक्टर में अगर आपको याद होगा कि बहुत सारी अभी पिछले 1.5 साल से सारे स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते सरकार उनको घर में बंद करके पढ़ाई का नुकसान हो। तो उसके लिए बहुत सारे पोर्टल्स आप लोगों को याद होगा। पीएम ई विद्या लॉन्च किया गया, उन्होंने दीक्षा एक ऐप लॉन्च किया गया। 1 क्लास 1 चैनल, यानी हर क्लास के लिए अलग अलग तरीके के नेशनल टीवी चैनल प्लान किए गए। कक्षा 1 के लिए अलग चैनल है, 12वीं के लिए अलग चैनल है। 100 यूनिवर्सिटीज को कहा गया कि आप ऑनलाइन कोर्सेज चालू करिए। मनोदर्पण भी एक कोर्स चालू किया गया कि जो साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करे बच्चों के लिए। और नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन चालू किया गया। तो ये एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने चालू किया। और जो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड काम किया। और पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज में भी सरकार ने बहुत सारी छूट दी। जैसा आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल का मेंस का पेपर, उसमें जो क्वेश्चन आया था मेंस में, कोविड-19 पैंडेमिक हैज कॉज्ड अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन वर्ल्डवाइड। However, technological advancements are being available readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid management of the pandemic. तो टेक्नोलॉजी अभी भी पैंडेमिक को ट्रीट करने के लिए इवॉल्विंग स्टेज में है। और ये पैंडेमिक में सबसे मेजर जो सेक्टर आएगा कि हेल्थ में क्या क्या नए रिफॉर्म्स हुए हैं। जैसे अगर आपने देखा हो, एक कोविन ऐप बनाया सरकार ने, cowin.go.in, और इस ऐप को अगर आप खोलेंगे और इस ऐप में अगर आप जाएंगे या इंटरनेट से जाएंगे तो अब आपको एक रियल टाइम डेटा आपको मिलेगा कि कितने लोग अभी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, कितने लोगों को फर्स्ट डोज है, कितने लोग सेकंड डोज लगी है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये डैशबोर्ड है, अगर मैं डैशबोर्ड में खोल के देख रहा हूँ मैं, और मैं अभी आपको इस समय बता सकता हूँ, इस समय पूरे देश में 31,76,04,487 लोगों को कोविड का टीका लग चुका है, जिसमें से 26,25,00,000 लोगों को पहली डोज लगी है और 5,50,00,000 को सेकंड डोज लगी है। इसमें एज का भी कैटेगराइजेशन दिया उन्होंने कि 15,94,00,000 ऐसे लोग हैं जो 18 से 44 साल उनकी उम्र है, और इसमें 18,10,00,000 लोग हैं जिनकी एज 45 साल से ऊपर है। तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल आएगा। और आप उसको देखेंगे, नंबर ऑफ डोजेस कैसे बढ़ रहे हैं, किस स्टेट में कितना % कवरेज हो चुका है। हम लोग मध्य प्रदेश में पिछले 21 जून से वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में 21 जून को 17 लाख वैक्सीन के डोजेज हम लोगों ने लगाए। वो किसी भी स्टेट में अभी तक हाईएस्ट है। तो ये कोविड का पूरा ऐप है। आप अगर आपने कोविड का टीका लगा लिया है और आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, आरोग्य सेतु ऐप है। आरोग्य सेतु ऐप में अपना डिटेल डालेंगे तो अपना कोविड का सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक सार्थक पोर्टल बनाया है इसकी मॉनिटरिंग के लिए। गवर्नमेंट का एक नेशनल पोर्टल है जो कोविड के टेस्टिंग का पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कितना मैसिव तरीके से काम चल रहा है। और मैं आपको छोटी सी इकोनॉमिक समझाता हूँ कि अगर मन में कभी शक हो कि इतना पैसा हेल्थ सेक्टर में खर्चा कैसे होता है। एक आदमी कोई अगर कोविड पॉजिटिव होता है, हमारे लैब में, हमारे हॉस्पिटल में उसने सैंपल दिया, पन्ना जिले में RT-PCR लैब नहीं है जहाँ पे कोविड का टेस्ट हो सकता है। हमारे पास RT-PCR नीरेस्ट लैब है सागर, नीरेस्ट है जबलपुर। ऐसे ही हर प्रदेश में हर जिले में RT-PCR लैब नहीं है,
क्योंकि आरटीपीसीआर लैब इस्टेब्लिश करने के 50-60 लाख रुपए का उसमें खर्चा आता है, तो वो सारी डिस्ट्रिक्ट में जरूरत नहीं थी। अब हमारे पास अगर 10 लोगों का कोविड का सैंपल है तो सैंपल लेके गाड़ी यहाँ से निकलेगी, वो सैंपल जाके सागर लैब में जमा करेगी, गाड़ी जाएगी, एम्बुलेंस टाइप गाड़ी जाएगी, उसके रनिंग कॉस्ट कुछ होगी, सैंपल लेने कॉस्ट, टेस्टिंग के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट अगर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो उस पॉजिटिव व्यक्ति को फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है या कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करना है, उसको होम आइसोलेशन किट देने दवाओं की, दिन में 2 बार कॉल करके उसका हालचाल लेना है, अगर कोई बीमारी होगी तो उसको हॉस्पिटल उठा के ले आना है, अस्पताल में उसका सारा फ्री इलाज करना। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं कोविड के इम्पैक्ट के, इकोनॉमी के, और ये इसके जो अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हम लोग कम करना चाहते हैं, सरकार का पैसा कम खर्च हो, सरकार का इकोनॉमिक बर्डन कम हो, तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर इंडिया के लोग अपनाना चालू कर दें तो बहुत सारे सरकार के खर्चे घट सकते हैं। केवल ये 5 रुपये या 2 रुपये के अगर मास्क हम लोग ये पहन लेते हैं, इस मास्क के पहनने से बहुत सारे चीज़ों में हम लोगों को प्रोडक्शन हो जाता है। पूरे कोविड में जब हमारी पूरी ऑफिशियल ड्यूटीज़ थी, लोगों के बीच में जाना, भीड़ में जाना, लोगों से बात करना, ट्रेवल करना, ये मास्क और हाथ में सैनिटाइजर की, ये हाथ में सैनिटाइजर की शीशी होती थी और ये मास्क था, और लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के हम लोग रखते थे। ये हमारा प्रिकॉशन का तरीका था, जिसकी वजह से हालांकि दोनों डोज वैक्सीन की हमें लग चुकी है, तो ये तरीका था जिससे हम लोग बच सकते थे। अगर यही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर देश के लोग, अगर ये लोग सब लोग पालन करना चालू कर दें, तो ये इकोनॉमी पे बहुत सारा जो बर्डन आ रहा है, एक सैंपल के टेस्टिंग में जितना खर्चा हो रहा है, उसके इलाज में जो खर्चा हो रहा है, या वो व्यक्ति अगर 8 दिन के लिए बीमार है तो उसका जो नुकसान है वो देश को नहीं उठाना पड़ेगा। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे ऐसे लोगों की अचानक मौत हो गई। अच्छे जो टेक्नोक्रेट थे, बिजनेसमैन थे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, सीनियर IAS अधिकारी थे, बहुत सारे अधिकारी थे जिनकी डेथ हुई फॉर नो रीज़न। वो किसी न किसी अपनी दायित्वों को निभाने में कोविड से संक्रमित हुए, और चूंकि अस्पतालों में ओवर कंजेशन था, क्राइसिस थी चीज़ों की, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला या कुछ और घटना घटी, वो लोग चले गए। अब सोचिए कि जो 25 साल या 30 साल का व्यक्ति, अगर वो कोविड से इन्फेक्ट नहीं होता तो अगले 25-30 साल तक और वो जिंदा रहता, 50 साल तक, और 50 साल तक अगर वो जिंदा रहता तो इस देश की इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव एक रीजन होता, और इकोनॉमी में बहुत सारा वो उसके इकोनॉमिक चैनल में प्रोडक्शन में भागीदार होता। अब उसके कमाऊ आदमी के जाने के बाद उसका पूरा परिवार इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गया, और उसके बाद उस परिवार के रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया। एक व्यक्ति तो जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर सकता था वो सिस्टम से बाहर हो गया, दूसरा जो सिस्टम में बच गया वो इकोनॉमी पे एक तरीके से अब वो इकोनॉमी के लिए एक्टिव नहीं है, तो इकोनॉमी में बर्डन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये कोविड का इम्पैक्ट हर सेक्टर को, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर पर कोविड का इम्पैक्ट नहीं हुआ हो। और अभी भी ये कोविड का जो बिहेवियर से अगर हमको बचना कोविड के इम्पैक्ट से, तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये हमको करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग इस्तेमाल बेहतर तरीके से करते रहेंगे, निश्चित ही तो हम लोगों को फ़ायदा होगा। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के युग में इसमें भी लोगों ने आपदा में अवसर क्रिएट कर लिया, और बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी चालू हो गए हैं। फिर अभी पिछले हफ्ते मेरा फेसबुक अकाउंट हैक करके लोगों से पैसा मांगना चालू कर दिया था हमारा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो प्रिकॉशन टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स है, लेकिन हम लोग प्रिकॉशन लेके इससे हम पार पा सकते हैं। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोगों को अभी भी करते रहना है। तो इतना ही मुझे कहना है। बहुत जनरल लेक्चर है और बहुत सारी बातें आप लोगों को फिर कभी हम लोग लाइव होंगे तो पेपर्स को, सिलेबस को कैसे कवर किया जाए,
क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाएं, वर्ड लिमिट में क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जाए और टाइम लिमिट में अपना पूरा पेपर कैसे कंप्लीट किया, ये सारी चीज़ों पे स्ट्रेटजीज हम लोग कर सकते हैं। मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन अभी नहीं दिया आप लोगों को, मैं चलते चलते आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने GIC फैज़ाबाद से हाई स्कूल में इंटर किया था 84 में, और 84 में BSc में एडमिशन लिया इलाहाबाद में। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट था। फिर BSc के बाद मैंने MSc किया वहाँ से स्टैटिस्टिक्स में। बहुत छोटा सा इंस्टेंट था हमारा, 9 महीने की नौकरी की थी मैंने एक आगरा में एक लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, वहाँ स्टैटिस्टिशियन था मैं। बाद में मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर था मैं यूपी में 4 साल में गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ में जॉब किया। फिर मैं MP की PCS में सिलेक्ट हुआ 94 में, 96 में ज्वाइन किया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर SDM दो शिवपुरी जिला, भिंड और भोपाल में रहा मैं। 4 साल में मुंबई में जॉइंट एजेंट कमिश्नर था मैं। 2018 में हमको IAS अवार्ड हुआ और 2011 का हमको बैच मिला है। और पिछले लगभग 1 साल से मैं 15 जिले का मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। बहुत सारे इनोवेशंस हैं, और जो मैंने इलाहाबाद का एक जो स्ट्रगलिंग जो तैयार होता है, जो वहाँ पे कटरा और बाकी जो आपकी गलियों में यूनिवर्सिटी रोड पे जो माहौल हम लोगों को मिलता है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जब कभी जॉब में आते हैं, उन चैलेंजेस को अगर फेस करने की बात होती है तो वो पुराना जो हम लोगों का एक स्ट्रगलिंग जो पीरियड है वो हमको आगे भी काम आता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोग अभी पढ़ाई के दौरान करते होंगे, तो उनसे आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि ये एक्टिविटीज़ आपको किस काम आएंगी। तो नेचुरली आपके कॉन्फिडेंस वहाँ से रहेगा। और मेरा सब लोगों को यही सलाह है कि एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि कहाँ आपको पहुँचना है, तो फिर उस डिसीजन पे अड़े रहिए। अड़े रहेंगे तो ज़रूर